नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज हम भारत की एक स्कीम है इलेक्ट्रिक हाईवे की, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो आपने सुना ही होगा, 1320 किलोमीटर लंबा है। उसमें जो है ये जनाब नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हिंदुस्तान के, वो चाहते हैं कि उसकी एक लेन जो है ना वो बिजली की गाड़ियों के लिए मुख्तस की जाए, यानी अलॉट कर दी जाए। अब इसके बारे में थोड़ा मैं और भी बता दूं आपको। एक तो ये कि ये 1320 किलोमीटर लंबा है। 2 मार्च 2019 को इस पे काम शुरू हुआ था। इस मंसूबे पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत आएगी। अब तो शायद बढ़ गई होगी, क्योंकि 19 को तकरीबन 4 साल होने को आए हैं। और ये जो है ना रास्ता कम कर देगा दिल्ली से मुंबई तक। इस वक्त जो हाईवेज़ हैं वहाँ उनसे आने के लिए हमें 24 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से मुंबई तक। ये उस फासले को 13 घंटे कर देगा। अच्छा, अब हम इसके बारे में ये बताते हैं आपको कि इसका एक लेन जो है ना नितिन गडकरी चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक के लिए अलॉट कर दिया जाए। अब आप शायद ये समझ रहे हो कि उस पर सिर्फ बिजली की गाड़ियां चलेंगी। बिजली की गाड़ियां तो चलेंगी, लेकिन वो बैटरी से नहीं चलेंगी। वो डायरेक्ट सप्लाई लेंगी। ओवरहेड जो बिजली की तारें फिक्स की जाएंगी, यानी जैसे आपने रेलगाड़ियाँ देखी होंगी बिजली की, उनके ऊपर एक पेंटोग्राम लगा होता है, जो कि जब भी गाड़ी चलती है तो ऊपर जाके टच करता है ऊपर फिक्स की हुई जो बिजली की तारें होती हैं। फिर उनमें से वो करंट लेकर और उस करंट से वो रेल चलती है। तो इसी तरह ये बसें भी उसी तरह चला करेंगी। इसमें उनको ये फ़ायदा होगा कि एक तो ज़ाहिर है माहौलियाती आलूदगी कम होगी, बिजली की गाड़ी है, एफ्लुएंट इसका कुछ भी नहीं होता। दूसरे ये है कि बिजली की जो दूसरी गाड़ियां होती हैं ना, उनमें एक लिमिटेशन होती है। बैटरी की कैपेसिटी जो है, कोई बैटरी कहते हैं 100 किलोमीटर चलेगी, कोई कहते हैं 200 किलोमीटर चलेगी। लेकिन जब यहाँ पर 1320 किलोमीटर का सफ़र करना है तो रास्ते में अगर बंद हो जाए तो या तो फिर उसके लिए फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ लोग ख़रीदते हैं कि अगर बिजली की मतलब बैटरी ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल पे गाड़ी चल सके। लेकिन वो महंगी पड़ जाती है, क्योंकि उस पर जब दोनों का सिस्टम रखना पड़ता है तो गाड़ी महंगी हो जाती है। और उसमें भी जब पेट्रोल पे चलेगा तो फिर वही फॉसिल फ्यूल आ गया और फिर वही जो है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो है सिस्टम, इसमें बैटरी का वो जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। पूरे रास्ते पर बिजली की तारें लगी रहेंगी। आपको सिर्फ अच्छा, इसमें ये क्या है कि कारें वगैरह में नहीं हो सकता। ये सिर्फ बसों और ट्रकों और ट्रालर्स वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा ऊपर लगे रहते हैं वो बिजली की तारें, और उनको वैसे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। अच्छा, इसके लिए इसकी वजह से उनकी जो चलने की जो रफ्तार है ना उसमें भी इजाफा हो जाएगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कहते हैं कि 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चला करेगी। तो इसकी वजह से तो ये तकरीबन 1300 तो
11-12 घंटे में पहुंच जाएंगी, आधा आधा टाइम लगेगा। 13 घंटे, हाँ थोड़ी देर पहले हमने बताया 13 घंटे में पहुंच जाएंगी वो, या जबकि पहले 24 घंटे लगा करते थे। और बिजली की गाड़ियों के इस्तेमाल की वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा और ख़र्चा भी कम होता, क्योंकि तेल और डीज़ल, पेट्रोल और डीज़ल तो बहुत महंगा है और बिजली उसके कंपैरिजन में सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, ये जो रास्ता है मनी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये 8 लेन है, तो उसकी सिर्फ दोनों बाजू एक एक लेन जो है ना वो अलॉट कर दी जाएगी बिजली की गाड़ियों के लिए। लेकिन बाकी जो लेन्स हैं ना उसमें दूसरी गाड़ियां चला करेंगी और उनको कोई भी रुकावट नहीं होगी। यानी बिना बिजली की जो गाड़ियां होगी, कारें होंगी या बसेस भी हो सकती हैं जो बिना बिजली के हों, तो वो भी चल सकती हैं वो दूसरी जो लेन्स पर हैं। लेकिन वो एक एक लेन जो है ना दैट विल बी एक्सक्लूसिवली अलॉटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस सिलसिले में अभी ये तो 1320 किलोमीटर का हमने बताया फासला जो है, तो ये तो अभी पूरा बना भी नहीं है रोड भी, और जब पूरा बनेगा फिर उसके ऊपर वो बिजली की तारें लगेंगी। तो इस लिहाज से एक किस्म का तजुर्बा करने के लिए भी जनाब नितिन गडकरी ने ये फैसला किया है कि इसकी जो फर्स्ट लेग है, यानी दिल्ली टू जयपुर के 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो हैं, पहले उसकी एक एक लेन जो है ना उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और फिर उसमें से जैसे फीडबैक आएगा उस हिसाब से बाकी दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उसको भी इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। नाज़रीन, वही हुआ जो इमरान खान चाहते थे। इमरान खान चाहते थे कि परवेज़ इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें पंजाब असेंबली से, सो वो भी हो गया। परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखा दिया। इमरान खान चाहते थे कि पंजाब असेंबली डिज़ाल्व हो, तो इमरान खान की ख्वाहिशों को इज़्ज़त देते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी तरफ से जो है वो एडवाइस गवर्नर साहब के पास भेज दी है कि मैं ये एडवाइस करता हूँ कि फ़ौरन पंजाब असेंबली डिज़ाल्व कर दी जाए। पहले शायद एक किसी साहब ने वो ट्वीट किया था जिसमें ये दिखाया था कि एक सिंपल पेपर पे चौधरी परवेज़ इलाही ने एक लाइन की ये जो है एडवाइस लिखी है, लेकिन बाद में फिर मुनस इलाही ने, जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बाकायदा सरकारी लेटर, जो लेटर पैड है चीफ मिनिस्टर का, उस पर लिखा दिया कि अभी उन्होंने गवर्नर साहब को भेज दिया है। अभी गवर्नर हैं नून लीग के बलीगुर रहमान, तो वैसे तो लोग सोच सकते हैं कि वो शायद इसमें कोई अड़चन पैदा कर दें, रुकावट पैदा कर दें, लेकिन जैसा कि फवाद चौधरी का कहना है कि जो चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो एक बाइंडिंग है गवर्नर के ऊपर और 48 घंटों के अंदर अंदर उसे असेंबली को तहलील करना है, और अगर वो न भी करता है तो इट विल स्टैंड डिज़ॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी हम इन डिफरेंट सिनारियोज़ पर गौर करेंगे कि एक मरतबा पंजाब असेंबली डिज़ॉल्व हो गई तो फिर क्या होगा। तो ज़ाहिर है फिर इंतखाबात होंगे 90 दिन के अंदर अंदर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंतखाबात होने हैं। अभी उसके लिए फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक मतलब मैंडेटरी है कि एक उबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाती है। तो उसके लिए जो कायदे ऐवान यानी इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो इस वक्त पंजाब असेंबली में हमज़ा शहबाज हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, यूरोप गए हुए हैं, इसीलिए उनसे कांटेक्ट किया गया है और उन्हें रिक्वेस्ट की गई है
कि वो फ़ौरन लाहौर वापस पहुंच जाएं, ताकि चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज दोनों मिल बैठें और एक अबूरी हुकूमत की तश्कील करें। वो अबूरी हुकूमत जो होगी उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब में दूसरे इंतखाबात कराए। अब इसके साथ साथ जैसा कि जनाब इमरान ख़ान ने कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसको भी डिज़ाल्व कर देंगे, तो अभी ये जो पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का आर्डर है कल निकला है। हमें उम्मीद है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के डिसोल्यूशन का भी जो है एडवाइस चली जाएगी गवर्नर के पास, और फिर प्रॉबेबली या ज़्यादा इम्कान यही है कि दोनों सूबों में जो इंतखाबात होंगे वो साथ साथ होंगे। अब इन इलेक्शंस का सेंटर पे कुछ असर पड़ता है या नहीं, या उनके ऊपर ये उनको मजबूर कर सकता है कि वो जनरल इलेक्शंस भी करवाएं, यानी नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी करवाएं, तो इसके बारे में तो लोग तरह तरह की चेमेगोइयाँ कर रहे हैं। और ये कानून के जो माहिरीन हैं या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो माहिरीन हैं वही इस सिलसिले में लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान के लिए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। नाज़रीन, जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कुछ रोज़ कबल जिनेवा गए थे। वहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई थी, और उसमें फिर जैसा हमने आपको बताया था कि $10 बिलियन के प्लेजेस आए थे कि पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए डिफरेंट एसोसिएशंस एज वेल एज कंट्रीज़ जो है ना, दे वर विलिंग टू प्रोवाइड $10 बिलियन। तो उसके बाद फिर वो वापस आए, तो फिर वो गए मुत्तहिदा अरब अमारात, और वहाँ पर इस वक्त जो उनके फरमारवा हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान, उनसे मिले, और फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि यूएई का $2 बिलियन का एक लोन है जो कि आइंदा 1 या 2 माह में मैच्योर हो रहा है। तो ये उन्होंने यकीन दिलाया कि हम वो रोल ओवर कर देंगे, और $1 बिलियन का स्पेशल असिस्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को। और अच्छा, इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने, उनका आपको पता तो है $3 बिलियन का उनका एक स्पेशल डिपॉज़िट है विथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये अलग बात है कि वो डिपॉज़िट पाकिस्तान जो है ख़र्चा नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पड़ा है तो पाकिस्तान उसको अपना फॉरेक्स रिज़र्व करके दिखा सकता है। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि वो इस $3 बिलियन को $6 बिलियन करने के लिए तैयार हैं, और मज़ीद जो है $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाएंगे ताकि उसके फॉरेक्स रिज़र्व्स में इजाफा हो। इसकी वजह से ये हो सकता है, अभी क्या है कि फॉरेक्स रिज़र्व्स एकदम $4.5 बिलियन तक पहुंच गए थे पाकिस्तान के, जिसकी वजह से बहुत सारी कंसाइनमेंट्स जो है पाकिस्तान के बंदर पर कराची में रुकी हुई हैं, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, तो वो जो माल है उधर अटका हुआ है हार्बर पे। तो अभी हमें लगता है कि ये सारे अतराफ़ से जो ये पैसा आना, फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा, तो ये एलसीज़ भी ऑनर होना शुरू हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे भी असर पड़ता है ना, उसको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है या पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो वो बाहर से मंगवाना पड़ता है, और उसके लिए भी डॉलर्स चाहिए। तो लगता है कि ये जैसे ही ये पैसे पहुंच जाएंगे, जैसे ये मुत्तहिदा अरब अमारात वालों के या सऊदी अरेबिया के, तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन भी खासी सुधर जाएगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।